वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे YouTube पर देखने वाले वीडियो सभी साथियों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। और मैं इस अध्याय में राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम बताऊंगा। ये वीडियो कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र और कॉमर्स के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। अब ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो शेयर करें। इसमें मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आंसर बना करके आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। तो आप सभी समझते हैं, उस जो अध्याय है उससे ही पता हमें चलता है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। हमारे राष्ट्र की जो आय होती है वो पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाती है। हम देखते हैं उसकी परिभाषा के रूप में, तो एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है। यह गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन सम्मिलित किए जाते हैं। बहुत अनेक अनेक प्रकार के जो विशेषज्ञ उन्होंने भी परिभाषा दी है। तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सबकी शुद्ध उत्पत्ति का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस प्रकार से अनेक महापुरुषों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है, जो आगे हम बताएंगे आपको। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या है। यह पैदा की गई सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह देश के सभी निवासियों की आय को शामिल किया जाता है। आय की गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है, एक लेखा वर्ष के लिए की जाती है। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। एक जो वित्तीय वर्ष होता है वो सारी गणना इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में संबंध, सीधी सीधी बात है कि जिस राष्ट्र की आय होगी अच्छी होगी, उसका आर्थिक विकास भी ठीक होगा। इसी प्रकार से अगर आय मंदी होगी तो आर्थिक विकास भी मंदा होगा। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश निम्न प्रति व्यक्ति वाला देश की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से किसी देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे उपभोग के लिए अधिक मात्रा में वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। इससे अधिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में कमी से किसी भी देश की आर्थिक कल्याण में कमी होती है, जिससे उपभोग के लिए कम मात्रा में वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिसका देश में की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और देश की विकास दर धीमी हो जाती है, जिससे देश के उद्योग, रोजगार, कीमतों, व्यापार आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में संबंध था। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न संकल्पों का कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे संकल्प होते हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग उनके नाम आए हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला है कुल राष्ट्रीय उत्पादन, उसको बोलते हैं जीएनपी। कुल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं, तो एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मौद्रिक है, इसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है। यह गणना बाजारी में प्रचलित मूल्यों या कीमतों पर की जाती है। दूसरा है कुल घरेलू उत्पादन, जीडीपी, इसको बोलते हैं जीडीपी, कुल घरेलू उत्पादन। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनमें मौद्रिक मूल्य को ही घरेलू उत्पादन कहते हैं। इस मूल्य में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। जिसे यहाँ सूत्र दिया गया है, कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस निर्यात माइनस आय का मूल्य, आयात का मूल्य। तो इसे करके हम जीडीपी निकाल सकते हैं देश की। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास को हटा देते हैं, में से शेष बचे उस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। उत्पादन मतलब जो राष्ट्र के अंदर प्रोडक्शन होता है, उसमें जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटाना पड़ता है। इस सूत्र से भी स्पष्ट होता है। अब हम देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पादन।
एनडीपी। इसमें किसी देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही संसाधनों द्वारा, विदेश का इसमें नहीं होता है, देश के स्वयं के संसाधनों द्वारा उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय अथवा मूल्यह्रास व्यय घटा दिया जाए तो शेष बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पादन कहते हैं। सूत्र से भी स्पष्ट है, एनडीपी बराबर कुल घरेलू उत्पादन माइनस मूल्यह्रास या घिसावट भी कहते हैं उसको। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय NNIFC, बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष कर घटाने का आर्थिक सहायता जोड़ने से जो राशि आती है वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाती है। इसे देश ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसे ही देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस परोक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, इन दोनों को जोड़ करके कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा देते तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाती है। अगली संकल्पनाएं हैं इसमें पर्सनल इनकम। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार में जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आयों के योग को पर्सनल इनकम कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश आदि को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय में से पर्सनल इनकम निकालने के लिए ये सूत्र हैं। पर्सनल इनकम बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौता प्लस संयुक्त पूंजी वाला कंपनियां का लाभ माइनस हस्तांतरित भुगतान। तो इससे हम पर्सनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप डिपोजिबल इनकम, उपभोग आय, व्यक्ति तथा परिवारों के पास जो पर्सनल आय होती है वह सब उपभोग कार्यों पर व्यय नहीं की जाती। आय का एक भाग पर्सनल करों के रूप में सरकार को भुगतान करना होता है और जो भाग शेष बच जाता है उसे उपभोग में काम करते हैं, उपयोग लेते हैं, उसे उपभोग आय मतलब डिपोजिटेबल आय कहते हैं। सूत्र हैं डिपोजिबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर, ये घटाने पर उपभोग आय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उपभोग आय पूरी तरह से उपभोग पर व्यय कर दी जाए। जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचा लेता है उसे बचत कहते हैं। यह बचत का सूत्र भी दिया गया है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय गणना के विषय के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से 4 विधि बताई गई हैं, उत्पादन प्रणाली, आय प्रणाली, मिश्रित प्रणाली और व्यय प्रणाली। इन चारों विधियों के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गणना की विधि नंबर 1, उत्पादन प्रणाली। इस प्रणाली में देश के समस्त उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों की कुल उपज का मूल्य चालू कीमतों पर निकाला जाता है और इससे चल व अचल प्रतिस्थापना घटाकर जो शुद्ध उत्पत्ति बचती है वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय होती है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर आंकड़े उपलब्ध होते हैं, एक्यूरेट आंकड़े चाहिए इस विधि में। अब हम देखते हैं आय की गणना की विधि में नंबर 2, आय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान देश के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के 2 वर्गों की आय को जोड़कर किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम आय को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कर्मचारियों का वेतन, गैर कंपनियों व्यापारियों की आय, व्यक्तियों के किराए की आय, कंपनियों के लाभ और ब्याज से आय, ये 5 प्रकार के इसमें हमें विभाजित किया है। उपरोक्त सभी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। अब तीसरी विधि है मिश्रित प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन रीति व अन्य रीति दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जिन उद्योगों और व्यवसायों में उत्पादन में से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनकी उपज का मूल्य को ज्ञात करने के लिए उत्पादन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तथा जिन व्यवसायों में से आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं उनमें आय ज्ञात करने के लिए आय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये मिश्रित है, इसमें आंकड़े निश्चित नहीं होते हैं। और चौथी विधि है व्यय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए वर्ष भर में वस्तुओं व सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को जोड़ा जाता है। व्यय 2 मद पर किया जाता है, उपभोग वस्तु पर व्यय और निवेश वस्तु पर व्यय। तो उपभोग और निवेश इन 2 वस्तु के व्यय पर ये आय
प्राप्त होती है हमें। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय की परिभाषा, इसका मापन, किन कठिनाइयों को सामना करना है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा पहले भी हमने दे चुकी है, दोनों को दे दिया है मैंने। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाई, भारत की राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाई। नंबर 1, पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। पूरे आंकड़े नहीं मिलते हैं या फिर उन आंकड़ों पर हम विश्वास करना संभव नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होते हैं। दूसरा है व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। उत्पादन में कुछ भाग की गणना करना कठिन होता है। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निर्धारण का अभाव होता है, या देश में औद्योगिक श्रमता का पूर्ण उपयोग न होना, या सरकार द्वारा लगाए गए कर तथा व्यय के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां उत्पन्न होना, देश में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग न होना, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन तथा शिक्षा तथा जागरूकता का अभाव होना, दोहरी गणना की समस्या और आमौद्रिक क्षेत्र का प्रभाव। ये भारत की राष्ट्रीय आय गणना में इनके द्वारा कठिनाइयां आ सकती हैं। अब हम देखें कि राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार वही आ रहा है, इन दोनों में हमें अंतर प्राप्त करना है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का योग होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की है। अब हम देखते हैं कि उसमें दोनों में आता है। तो प्रति व्यक्ति आय को समझ लीजिए आप। प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय के बारे में बताती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सूत्र से स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें कुल राष्ट्रीय आय, पूरे भारत की, पूरे राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना का क्या महत्व है, क्यों की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी देता है। इससे उद्योग, कृषि, सेवाओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय की सहायता से दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आदि की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। इनके द्वारा उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय से हम किसी देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर हम किसी भी देश की सरकार को भावी योजना का निर्माण करती हैं। सरकार की आर्थिक नीति देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े के आधार पर ही बजट का निर्माण होता है। राष्ट्रीय आय से देश के आर्थिक विकास की भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ रोजगार व अन्य के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय का बहुत महत्वपूर्ण काम है। राष्ट्रीय आय की गणना होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे देश की आर्थिक गतिविधि और अन्य गतिविधि का पता चलता है। अब हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर है। सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीएनपी। ये दोनों में क्या अंतर है। कुछ अंतर है यहाँ पर जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जीडीपी देश के घरेलू क्षेत्र की उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि जीएनपी देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य होता है। यह दोनों में मेन अंतर है। दूसरा है कि जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि जीएनपी एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय, अर्थात इस धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होती है, जबकि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय प्राप्त होती है। जीडीपी एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है। इस धारणा में शुद्ध विदेशी संसाधन आय में शामिल होती है। तो यह दोनों में मेन अंतर था, सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में। इसी प्रकार से हम देखें राष्ट्रीय आय और पर्सनल इनकम, व्यक्ति आय मतलब पर्सनल व्यक्तिगत आय, इनमें क्या अंतर है। तो इसका संबंध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की आय से है, जबकि यह एक प्राप्ति रिसिप्ट की धारणा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आय शामिल नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरित आय शामिल नहीं होती है और इसमें परिवार और व्यक्तियों की हस्तांतरित आय शामिल होती है। इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता है और इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है।
इसमें निगम कर तथा निगम बचत में शामिल होती हैं और इसमें ये दोनों भुगतान में शामिल होती हैं। तो ये नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में मेन अंतर हैं जो 4 पॉइंट से बताया है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, निजी आय और व्यक्तिगत आय। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम शब्द एक जैसे लगते हैं लगभग, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। देखिए कि एक निजी आय, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम, तो व्यक्ति की आय की तुलना निजी आय एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि एक पर्सनल इनकम एक संकुचित अवधारणा है। निजी आय में उद्यमों, परिवारों की सभी स्रोतों की आय का योग होता है। यहाँ व्यक्तियों अथवा परिवार के प्राप्त होने वाली आय होती है। इसमें निगम कर, अवितरित लाभ आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें निगम कर व अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं होते हैं। निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय प्लस समस्त हस्तांतरण, ये इसमें सारी आय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय से घटाते हैं तो निजी आय प्राप्त होती है। जबकि इसमें पर्सनल इनकम में निजी आय में से माइनस करना होता है निगम कर और अवितरित लाभ को, तो ये पर्सनल इनकम निकलती है। तो ये आप दोनों में जो पॉइंट में तुलना बताई है, इससे आप समझ गए होंगे कि निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। देखते हैं, इसमें हमने सब इसमें पढ़ लिए हैं, आ गए हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, हस्तांतरण आय किसे कहते हैं, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय प्रयोजन आय किसे, ये सारी चीजें, ये जो बड़े प्रश्न थे सब में आ चुके हैं। इस प्रकार से उसमें छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आप अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो पूरा आपने देखा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। और पूरा वीडियो वॉचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।